नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं देने वाली हूं। अच्छा, लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं और तैयारी करने का या कोई भी जॉब पाने का एक सबसे बड़ा मोटिव होता है। पहला होता है सेटलमेंट और दूसरा होता है उसकी तनख्वाह यानी कि सैलरी। क्या सैलरी होती है आरआरबी ग्रुप डी में? क्या अलाउंसेस मिलते हैं? कितने अलाउंसेस मिलते हैं? और सबसे बड़ा एक क्वेश्चन जो इतने दिनों से आ रहा है मेरे पास कि मैम क्या काम करना होता है कौन कौन सी पोस्ट पर। तो आप लोगों के 7 डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें कुल मिला के हमारे पास 17 से 18 पोस्ट होती हैं और हर एक पोस्ट पर क्या काम करना होता है ये भी आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। मतलब आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं ये मेजर चीजें। पहला कि क्या काम करना होता है, सबसे बड़ी चीज क्या काम करना होता है। दूसरी बड़ी चीज क्या सैलरी होती है आरआरबी ग्रुप डी में जॉब पाने के बाद। और तीसरी चीज कि क्या अलाउंसेस होते हैं, क्या अलाउंसेस आपको मिलते हैं और कितना सब कुछ मिलता है। और सैलरी जब मैं आप लोग को बताऊंगी तो मैं आपको रियल के एक आरआरबी ग्रुप डी के एक स्टूडेंट की यहाँ पे रियल सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगी। तो आप लोगों को इस वीडियो में ये सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पे क्या काम होता है, क्या सैलरी होती है, क्या अलाउंस होता है। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगले 15 से 20 मिनट के अंदर आपको इन 3 मेजर सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो आज के आज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी के लिए हर एक जानकारी हम यहाँ पे आप लोगों को दे रहे हैं। मेरा नाम है स्वप्निल अग्रवाल। आइए चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। सबसे बड़ी चीज आती है कि आरआरबी में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो ये बात हम कई बार जान चुके हैं, एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि आपको पहले देना होता है एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हाल ही में पेपर में एक न्यूज आई जिसमें बता रहे थे कि सीबीटी 1 के साथ साथ अब सीबीटी 2 भी इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा कोई भी उसको पुष्टि करते हुए, उस न्यूज की कटिंग को पुष्टि करते हुए कोई नोटिस नहीं आया है। तो अभी हम मान के चलते हैं सिर्फ एक ही इसका जो लेवल है वो है सीबीटी हमारा होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आप लोगों को रीजनिंग, मैथ्स, जीएस एंड कंप्यूटर साइंस और इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी। फिर उसके बाद आएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आप लोगों से वही फिजिकल आप लोग कितने केपेबल हैं, फिजिकल केपेबिलिटी आपकी चेक करी जाएगी। दौड़ना होगा, वेट कैरी करके चलना होगा, ये सारी चीजें होंगी। और लास्ट में आता है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। तो 3 स्टेप होते हैं इसमें सिलेक्शन लेने के। एग्जाम के फॉर्म भरना कब से शुरू होगा? अब फॉर्म भरना शुरू होगा हमारा 23 जनवरी से। जैसा बोला जा रहा है 23 जनवरी को आएगा आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म और 23 जनवरी से लेके 22 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। आप 23 जनवरी से लेके 22 फरवरी तक कभी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर आती है बात, ये सब वो चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी मालूम है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए है आप लोगों की फीस। 500 रुपए फीस है, जिसमें से 400 रुपए का अमाउंट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा जब आप सीबीटी 1 में अपीयर होगे। 500 रुपए लेंगे लेकिन 400 वापस कर देंगे। और यहाँ पे जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी विमेन या ईएसएम या ट्रांसजेंडर है, इनसे सिर्फ 250 रुपए लेंगे और पूरे के पूरे 250 वापस भी कर देंगे आप लोगों को। फॉर्म भरने का जो पैसा लेंगे वो आपको वापस भी कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो वो सारी चीजें हो गई जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आती है एलिजिबिलिटी की कौन कौन एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो या तो आप 10वीं पास हो, या तो आईटीआई हो आपके पास, या तो आपके पास एनएसी का सर्टिफिकेट हो, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आईटीआई है तभी भरोगे। या आईटीआई या 10th पास या एनएसी का सर्टिफिकेट, तीनों में से कुछ भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये है आपकी एलिजिबिलिटी। एज लिमिट है 18 से लेके 33 साल और कब से कैलकुलेट करी जाएगी? 1 जुलाई 2025 से उम्र कैलकुलेट करी जाएगी। 1 जुलाई 2025 से उम्र कैलकुलेट करी जाएगी। अभी फिलहाल बता रहे हैं कि 56,000 वैकेंसी हो जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जो आरआरबी की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस है वो बस इतना सा है कि 32,438 वैकेंसीज है।
ये तो वो सारी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं। अब यहाँ पे वो अब देखते हैं जो हम नहीं जानते हैं। हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी में क्या सैलरी होती है और क्या अलाउंसेस होते हैं। सैलरी की अगर बात करी जाए तो आप लोगों की सैलरी जो होती है वो तीन टाइप की सिटीज की अलग अलग होती है, सिटी एक्स, सिटी वाई एंड सिटी जेड, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखा रही हूं। आरआरबी ग्रुप डी का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो इस चीज पर डिपेंड होता है कि आपकी लोकेशन कहां पर है, आपकी पोस्टिंग कौन सी सिटी में हुई है। लोकेशन ऑफ पोस्टिंग पर डिपेंड होता है आपका जनरली, जिसको हम सिटी एक्स, वाई और जेड में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, आपकी सैलरी में जो बेसिक पे होती है वो तो इंक्लूडेड होती ही है, साथ ही साथ आपको कई सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। आइए देखते हैं सिटी एक्स, वाई एंड जेड यहां पे है। अब देखो, सबसे पहला जो बेसिक पे होती है वो 18,000 होती है, चाहे आप कहीं पर भी हो। सिर्फ अलाउंस की वजह से सैलरी में डिफरेंस आता है। बेसिक पे सबकी 18,000 होती है। अब डियरनेस अलाउंस आपका 40%, डियरनेस अलाउंस जो है वो 40% से ज्यादा होता है बेसिक का। मोर देन 40% ऑफ बेसिक, मोर देन 40% ऑफ बेसिक, ये सिटी एक्स, वाई, जेड सब में सेम है। फिर आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अब देखिए, कुछ ऐसी जगह होती है, देखो इसमें डिफरेंस क्यों आता है। देखो, कुछ ऐसी जगह है जहां पे आपको 2,000 रुपए का भी एक कमरा मिल जाएगा, ठीक है, रेंट पे। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पे आपको 7-7, 8-8 हजार रुपए के कमरे मिलते हैं रेंट पे। तो हाउस रेंट जो होता है वो सिटीज के हिसाब से डिफरेंट होता है। जो और ज्यादा महंगी, मुंबई जैसी शहर में अगर आप जाते हो, एक सिंपल सी बात समझो, मुंबई जैसी शहर में एक छोटा सा कमरा, उसका किराया भी 20-20, 25-25 हजार रुपए होता है। और वहीं पे अगर हम एक छोटी सिटी में है तो वहां पे हमको 2-2.5 हजार रुपए में भी कमरा मिल जाता है। इस वजह से आपका जो HRA होता है, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, वो अलग अलग होता है। हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो एक्स सिटी में होता है 27%, वाई सिटी में होता है 18% और जेड सिटी में होता है 9%। ठीक है, एक्स, वाई, जेड सिटी में 9 के मल्टीपल में होता है 9, 18, 27। ठीक है, ये हो जाता है हम लोगों का HRA। फिर आता है ट्रैवल अलाउंस। ट्रैवल अलाउंस यानी कि ट्रैवल में आपका जितना खर्चा होता है, यानी कि आप अपने घर से लेके ऑफिस पहुंचने तक, जो आपका वर्क प्लेस है वहां पहुंचने तक जितना भी ट्रैवल करते हो, उसका खर्चा भी आप लोगों को मिल जाता है। लेकिन ये भी डिपेंड होता है लोकेशन पर, ये पूरा डिपेंड होता है लोकेशन पर। अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो सिटी एक्स में अगर आप सिटी एक्स में आपकी पोस्टिंग होती है तो अप्रोक्सीमेटली आप अगर रेलवे आरआरबी ग्रुप डी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपकी जो तनख्वाह है वो बनेगी 28,000 रुपए। 28,000 रुपए सिटी एक्स की है। फिर सिटी वाई जो उससे थोड़ा सा नीचे है वो बनती है 27,000 रुपए, 1,000 रुपए कम। और जो इससे थोड़ा सा और नीचे है सिटी जेड, उसमें बनती है लगभग 25,500 रुपए। 25,500 रुपए ये बनती है हमारी सिटी जेड में सैलरी। ये हम लोगों की बनती है 28,000, 27,000 और लगभग 25,500 रुपए सैलरी बनती है। ये पूरा का पूरा सैलरी स्ट्रक्चर है। अब ये कैलकुलेशन कैसे होता है इन हैंड सैलरी, आइए देखते हैं। मैंने कहा कि बेसिक पे है हमारी 18,000, ठीक है। फिर अभी हुआ था डियरनेस अलाउंस, ये 40% ऑफ बेसिक पे से ज्यादा होता है, ठीक है। सपोज मैं टीयर 1, देखो सिटी एक्स, वाई, जेड ये क्या है, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज, ठीक है। सपोज मैं सिटी एक्स की बात करूं जहां टीयर 1 सिटी है, जहां 27% मिल रहा है, HRA मिलेगा 27% ऑफ बेसिक। तो हमने क्या देखा, ट्रैवल अलाउंस। अब ट्रैवल अलाउंस की बात करी जाए तो 3600 प्लस 432 रुपए DA ऑन टीए। समझना बेटा, 3600 रुपए मिलता है आपको ट्रैवल अलाउंस, ठीक है। और इस 3600 रुपए पर 432 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है आपको DA ऑन टी, यानी कि ट्रैवल अलाउंस पर भी डियरनेस अलाउंस मिलता है। तो टोटल मिला के जो ट्रैवल अलाउंस है टीयर 1 सिटी में वो हमको मिल गया 4,032 रुपए का। ट्रैवल अलाउंस भी मिल गया 4,032 रुपए का। तो टोटल अगर हम देखें जो ग्रॉस सैलरी बनती है, देखो 18,000 हो गई हमारी बेसिक सैलरी, ठीक है। फिर 2,160 रुपए ले लिया हमने ये डियरनेस अलाउंस, फिर
फिर 4,320 रुपए, 27% ऑफ बेसिक, 27% ऑफ बेसिक पे एचआरए हम लोगों का हो गया 4,320 रुपए। और ये जो हम लोगों का ट्रैवल अलाउंस है ये हो गया 4,032 रुपए। सब मिला के हमारे पास टोटल इन हैंड कितना आया? 28,000 रुपए। 28,000 रुपए इन हैंड नहीं आएगा, 28,000 रुपए की ग्रॉस सैलरी बनती है। इसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, डिडक्शंस होते हैं लगभग 2,000 से 3,000 रुपए का डिडक्शन होता है। और अगर आप सैलरी अगर आपकी सैलरी 28,000 बनती है, 2-3 हजार रुपए के डिडक्शन के बाद आपकी सैलरी पड़ती है जाके वही कुछ 25,000 के करीब, अगर आप टियर 1 सिटी में है तो। टियर 1 सिटी में ही है। अब बात आती है कि भाई कमा हम रहे हैं, पूरा मेहनत हम करें, कमाएं हम और पैसा भी हम ही कटवाएं, तो क्यों होता है ये डिडक्शन, किस लिए होता है, आइए देखते हैं। डिडक्शन आपका क्या होता है? एनपीएस आपका कटता है 1,800 रुपए, 10% ऑफ आरआरबी ग्रुप डी बेसिक पे 1,800 रुपए हम लोगों का ये कट गया। प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपए, बहुत कम है, बहुत खुशनसीब होगी, सिर्फ 200 रुपए कट रहा है टैक्स के नाम पे, बहुत खुशनसीब हो आप। 1,800 और 200, फिर सीजीआईएस कुछ ना कुछ करके ये आपका 30 रुपए इधर कट गया। और इनकम टैक्स एज एप्लीकेबल, जो जिस भी स्लैब में आप आते हो इनकम टैक्स आपका उतना, तो कुल मिला के लगभग 2,000 से 3,000 रुपए यहाँ पे हमारा कटता है। और इन हैंड हमको टियर 1 सिटी में है तो इतना मिलेगा। मतलब जितना भी आपकी ग्रॉस सैलरी बन रही, सपोज यहाँ 28 बन रही, 3,000 कम 25,000 आपके हाथ में आएगी, यहाँ पे भी 3,000 कम 24,000 आएगी, यहाँ पे भी 3,000 कम वही 22,500 आएगी इन हैंड सैलरी। ठीक है, इन हैंड सैलरी आपकी ये आती है। ये तो हो गया हम लोगों के कि क्या क्या अलाउंसेस हैं जो हम लोगों को मिलते हैं इसमें। इसके अलावा और भी कई सारे अलाउंसेस हैं जो आपको मिलते हैं, कई सारे अलाउंसेस हैं जो हम लोग को मिलते हैं। जैसे एक आता है हम लोगों का किलोमीटर अलाउंस। किलोमीटर अलाउंस यानी कि जैसे टारगेट होता है ना हर एक पर्सन का, उसी तरीके से किलोमीटर अलाउंस होता है। ये कब प्रोवाइड किया जाता है? इट इज प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन किलोमीटर्स कवर्ड बाय एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ऑफिशियल ड्यूटीज। मतलब एक बंदा अपनी ड्यूटी पे जितने घंटे कवर करता है उसके हिसाब से कुछ पोर्शन उसका किलोमीटर अलाउंस में आप लोगों को मिल जाता है। फिर आता है अलाउंस इन ल्यू ऑफ किलोमीटर। अलाउंस इन ल्यू ऑफ किलोमीटर इज गिवन टू एम्प्लॉयज डिप्लॉयड इन नॉन रनिंग ड्यूटीज। अब कोई व्यक्ति है जिसकी फील्ड जॉब है, भाई उसको तो किलोमीटर अलाउंस मिल गया। अब कोई ऐसा इंसान है जिसकी फील्ड जॉब है ही नहीं, उसका तो नॉन फील्ड जॉब है, उसका दौड़ने भागने वाला काम नहीं है, तो उसको मिलता है अलाउंस इन ल्यू ऑफ किलोमीटर। मतलब किलोमीटर अलाउंस की जगह पे जो अलाउंस मिलता है उसको हम बोलते हैं अलाउंस इन ल्यू ऑफ किलोमीटर। ठीक है, कि अगर आपकी दौड़ भाग वाली जॉब नहीं है तब भी आपको एक अलाउंस मिलता है। फिर आता है एक्सीडेंट अलाउंस, जो कि भगवान ना करे कभी किसी को मिलने का मौका मिले, क्योंकि ये एक्सीडेंट होने पर मिलता है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स और मिसहैपनिंग्स ड्यूरिंग द ड्यूटी, अगर आप ड्यूटी पर हैं और उस ड्यूटी करते दौरान, ड्यूटी पर होने के दौरान अगर आपके संग कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी एम्प्लॉय जो है उसको एक्सीडेंट अलाउंस मिलता है और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है इस चैलेंजिंग टाइम में कि हाँ भाई एक्सीडेंट हो गया आपका, अब आप महीने भर या 2 महीने या 3 महीने काम नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आपको एक्सीडेंट अलाउंस मिलता है। ठीक है। ऑफिशिएटिंग अलाउंस। ऑफिशिएटिंग अलाउंस क्या होता है? जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो टेम्पररी असाइन किए गए हैं हायर पोजीशंस पर या उनको बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं, उनको मिलता है ये ऑफिशिएटिंग अलाउंस, जिससे कि उनकी एडिशनल ड्यूटीज, अब उनका बेसिक काम जो है उसके अलावा उनको कुछ एडिशनल ड्यूटीज दी गई हैं और वो एडिशनल ड्यूटीज हैं काफी हायर पोजीशंस वाली, तो उसके लिए भी उनको एक ऑफिशिएटिंग अलाउंस मिलता है। और फिर मिलता है आउटस्टेशन, जिसे हम कहते हैं डिटेंशन। एक ऐसा अलाउंस जिसमें कि आउटस्टेशन या डिटेंशन अलाउंस, जिसमें कि एक कुछ ऐसी ड्यूटीज जिसमें कि आप लोगों को एक रात रुकना पड़ता है अपने शहर से बाहर, टू स्टे ओवरनाइट अवे फ्रॉम देयर होम्स, ओवरनाइट अवे फ्रॉम देयर हेडक्वार्टर्स, या आउटस्टेशन या डिटेंशन अलाउंस आर प्रोवाइडेड टू कवर एडिशनल एक्सपेंस। भाई आप कहीं पे जा रहे हो, आपका हर्जा खर्चा हो रहा है, आप उस जगह पे जा रहे हो, वहां पे रुक रहे हो, कोई किसी भी जगह पर आपका खाने पीने का या फिर आउटस्टेशन जाने के बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उसके लिए एक आउटस्टेशन अलाउंस भी मिलता है। तो ये होते हैं आरआरबी ग्रुप डी के जो अलाउंसेस होते हैं, ये आरआरबी ग्रुप डी के अलाउंसेस मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम द सैलरी। सैलरी तो ये है, अब मैंने कहा था मैं सैलरी स्लिप दिखाऊंगी, तो ये है बेटा सैलरी स्लिप, काफी धुंधली सी है लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली नाम और ये सारी चीजें छुपा दी गई हैं। यहाँ पे नेट पेबल जो अमाउंट है वो 25,049 रुपए का है, टू
5059 का है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरे बहुत करीब है, मैं बता दे रही हूँ। बेसिक पे 18,000 है, डीए है 2160, एचआरए है 1800 रुपए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, 1800, 2160, 1800 और 1000, ये टोटल मिला के आपका यहाँ पे पड़ रहा है। रिस्क एंड मुझे दिख नहीं रहा है अलाउंस, तो यहाँ पे आप लोगों का फिलहाल इतना है। बहुत ही ज्यादा धुंधला सा है, तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। ये पे स्लिप है अगस्त 2019 के महीने की, और यहाँ पे आपकी जो सैलरी आई है वो 25,049 रुपए आई है। 25,049 रुपए यहाँ पे सैलरी हम लोगों को देखने को मिली है। ये डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी है, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक सैलरी स्लिप है, जो कि मुझे पता है कि बहुत धुंधली है, तो आपको देखने में थोड़ी दिक्कत आएगी। खैर, ये तो हो गई सैलरी की बात। अब सैलरी कब मिलेगी? जब हमारा सिलेक्शन होगा, और हमें जब काम करेंगे तब सैलरी मिलेगी। तो अब काम क्या करना होता है, आइए ये देखते हैं। तो जब आप आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भर दिए, आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, आपका एकदम से हो गया। अब वहां पे डिपार्टमेंट्स क्या क्या होते हैं देखते हैं। जो वैकेंसीज हैं उनमें रिक्रूटमेंट होंगे निम्नलिखित 60 डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं? 60 डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें एक तो होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, फिर आता है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, फिर आता है स्टोर्स डिपार्टमेंट, फिर आता है मेडिकल डिपार्टमेंट, और फिर आता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट। तो कुल मिला के हमारे पास 7 डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें भर्तियां होती हैं। इन 7 डिपार्टमेंट्स में मिला के हमारे पास 18 पोस्ट होती हैं। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट होती है और हर व्यक्ति को अलग अलग काम करना पड़ता है। जैसे कि अगर बात करी जाए, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करती हूँ मैकेनिकल की। तो मैकेनिकल में हमारे पास कितनी पोस्ट निकल के आ रही हैं? असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, फिर असिस्टेंट लोको शेड डीजल मैकेनिकल एंड ट्रैक मेंटेनर ग्रुप 4 मैकेनिकल। तो मैकेनिकल के अंदर हमारे पास 3 जॉब निकल के आई, जिसमें अगर मैं बात करूं असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जो कोच और वैगन होते हैं उनको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल वाले की। फिर आता है असिस्टेंट लोको शेड डीजल, इसका काम क्या होता है? टू मैनेज डीजल लोकोमोटिव ओवरहॉल्स, ठीक है। फिर आता है हम लोगों का लास्ट आता है ट्रैक मेंटेनर ग्रुप 4 मैकेनिकल। जितना भी जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस को देखना, उनके रिपेयर को देखना, इसका काम होता है मैकेनिकल, जो कि हमारा ट्रैक मेंटेनेंस ग्रुप होता है। ट्रैक मेंटेनेंस ग्रुप 4 मैकेनिकल के अंदर इसका काम होता है रेलवे ट्रैक्स की मेंटेनेंस करना। फिर आता है इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग में सबसे पहला आता है असिस्टेंट ब्रिज। इसका काम होता है कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन जो है, जितने भी ब्रिज बन रहे हैं उनके कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल है वो लाना, उसके डिजाइन्स का पूरा देखरेख करना, उस जो कंस्ट्रक्टर है, जो बिल्डर है, उसको असिस्ट करना एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन में। ये इसका मेन काम होता है कि आप ब्रिज कंस्ट्रक्शन में असिस्ट करोगे। फिर आता है नेक्स्ट हम लोग का असिस्टेंट ट्रैक मशीन। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, तो जितने भी मशीन्स होती हैं और टूल्स होते हैं, यानी कि जो औजार हैं, मशीन है, उनका देखरेख करना और उनकी रिपेयरिंग करना, ये काम होता है। फिर आ जाता है हम लोगों का असिस्टेंट वर्क्स इंजीनियरिंग। जितने भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है रेल असेट्स की और डिजाइन्स इंप्रूवमेंट की, जैसे रेल असेट कोई बना, मतलब कि ट्रेन में यूज किया जाने वाला कोई भी एक असेट, कोई भी एक सामग्री बनती है, अब उसके डिजाइन पे अगर कोई इंप्रूवमेंट होता है तो वो, और साथ ही साथ यहाँ पे वो जो रेल असेट बन रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की भी देखरेख करना काम होता है यहाँ पे। फिर आता है लास्ट हम लोगों का असिस्टेंट वर्कशॉप, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग और वेल्डिंग में आपका काम होता है। कोई भी असेट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वेल्डिंग हो रही है, उसमें आपका काम होता है इंजीनियरिंग वाले में। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल के अंदर काफी सारी नौकरियां होती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहला होता है असिस्टेंट लोको शेड, जो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस करता है लोकोमोटिव्स का, कि इलेक्ट्रिकली जो मेंटेन रखे चीजों को। फिर आता है असिस्टेंट ऑपरेशंस, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई इंश्योर करता है कि हाँ भाई बिजली सही से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। फिर आता है हम लोगों का असिस्टेंट टीएल एंड एसी, जो एसी है उसकी
कायदे से मरम्मत हुई है कि नहीं, जो लाइट्स हैं ट्रेन के अंदर उनकी सही से चल रही है कि नहीं। जो ट्रेन की लाइटनिंग और एसी सिस्टम मैनेज करता है वो होता है असिस्टेंट टीएल एंड एसी। असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप जितने भी लाइट्स और एसी से रिलेटेड अप्लायंसेस होते हैं, जितने भी टूल्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जिससे कि एसी और लाइट सही से चल पाए, उनका देखरेख करना काम होता है असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप वाले का। फिर आता है असिस्टेंट ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका काम होता है इलेक्ट्रिकल असेट्स एंड पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन। पावर सप्लाई का इंस्टॉलेशन होना है, इलेक्ट्रिकल असेट्स है मतलब सामग्री है कोई इलेक्ट्रिकल वाली, उसका भी उसको भी वो भी लगनी है अगर कहीं, तो वो कौन उसकी देखरेख करेगा, असिस्टेंट ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल वाला। ठीक है। फिर आता है हमारे पास असिस्टेंट एसएनटी, जो कि होता है सिग्नल एंड टेलीकॉम में। सिग्नल एंड टेलीकॉम में जो असिस्टेंट होता है, इसका काम होता है सिग्नल प्रोवाइड करना और जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है उस पर काम करना। ठीक है। फिर आता है असिस्टेंट डिपोट स्टोर्स, जिसका काम होता है कि भाई स्टोर की देखरेख करना और जितने भी मेंटेनेंस के लिए सामग्री की जरूरत है उसको प्रोवाइड कराना, ये काम होता है स्टोर वाले का। असिस्टेंट पॉइंट्समैन ट्रैफिक, जिसका काम होता है स्विचेस, ऑपरेट स्विचेस एंड डायरेक्ट ट्रेन, जिसका काम होता है स्विचेस को ऑपरेट करना और ट्रेन को डायरेक्ट करना। फिर आ जाता है असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन मैकेनिकल, इसका मतलब इसका काम होता है डील्स विद मेंटेनेंस टास्क लाइक ट्रिप शेड्यूल, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। एंड लास्ट जो हमारा होता है हॉस्पिटल असिस्टेंट, जो मेडिकल वाली नौकरी होती है, उसका काम होता है प्रोवाइड मेडिकल केयर टू पैसेंजर्स एंड मेंटेन्स मेडिकल इक्विपमेंट। कि मान लो अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई पैसेंजर ही है, कोई इंजरी हो गई, कोई दिक्कत आ गई, तो वहां पे हॉस्पिटल असिस्टेंट जो मेडिकल होता है इसका मेन काम आता है। ठीक है। और ये तो हमारी स्टेप वाइज जो पोस्ट है अलग अलग, आपने देखा कितनी पोस्ट यहां पे निकल के आई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पोस्ट हमारी निकल के आई। भाई मैंने कहा था 17-18 के करीब हमारी पोस्ट होती हैं। इन 7 डिपार्टमेंट्स में टोटल मिला के हमारी 17 पोस्ट होती हैं, जिनका काम क्या क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल अगर बताऊं तो रेलवे में आरआरबी ग्रुप डी के पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारियां कुछ इस प्रकार होती हैं। सबसे पहला होता है पटरियां, रेल कोच विभाग, स्टोर वगैरह का रख रखाव करना। जो बेसिक जो आप लोगों की अलग अलग पोस्ट पे क्या क्या होती है वो मैंने बता दिया, एक जो बेसिक है ओवरऑल वो बता दे रही हूं। फिर आता है हमारा दूसरा सबसे बड़ा काम कि रेलवे के डिब्बों की सुरक्षा और रखरखाव का ध्यान रखना। फिर आता है हम लोगों का तीसरा एक बहुत बड़ा काम कि डीजल इंजन की ओवरहॉलिंग का रखरखाव करना। ठीक है। फिर आता है नए पुलों के निर्माण में वरिष्ठ अधिकारियों की मदद करना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ब्रिज कंस्ट्रक्शन वाले में। फिर आ जाता है हम लोगों का यात्रियों का इलाज देने और सफाई उपकरणों का रखरखाव करना, जो हॉस्पिटल वाले में आ जाता है हमारा मेडिकल वाले का। फिर आ जाता है स्विच या रेल रोड पॉइंट को सही स्थिति में रखना, ये सुनिश्चित करना कि जो स्विच है और रेल रोड पॉइंट है वो हम लोग के सही पोजीशन पर रखे हैं कि नहीं रखे, और नहीं रखे हैं तो उनको रखवाना, उनकी देखरेख करना, उनको सुनिश्चित करना, ये हमारा एक बहुत जरूरी मेजर टास्क होता है। और फिर आता है मध्यवर्ती ओवरहॉल रखरखाव का ट्रैक करना। फिर हम लोगों का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है परिचालन प्रबंधक को सहायता करना और विद्युत उपकरणों पर नजर रखना, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उन पर नजर रखना, और साथ ही साथ जो मैनेजर है उनको भी असिस्ट करना, ये भी एक बहुत जरूरी काम होता है। और ट्रेन लाइट और एसी की देखभाल करना, अभी आपको बताया था एसी एंड टीएल वाला जो है ट्रेन लाइट एंड एसी के जो वर्कर्स होते हैं उनका काम है। देन आता है ट्रेन के विद्युत उपकरणों और कनेक्शनों को सही कामकाज की देखरेख करना, ये एक मेजर टास्क होता है। और ये कुछ हमारे मेजर टास्क, ये कुछ हमारा मेजर काम होते हैं जो आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने के बाद कोई भी व्यक्ति है उसको करने होते हैं। डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे 7, जिसमें टोटल होती हैं 17 पोस्ट। अब वो आपको कौन सी पोस्ट भरनी है ये आपकी चॉइस होती है। तो इसी तरीके के और बेहतरीन आरआरबी ग्रुप डी के वीडियोस लेके हम आते रहेंगे। मैं स्वप्निल अग्रवाल आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे एक क्लास भी लेती हूँ 12 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, जिसमें आप लोगों को मैं कंप्लीट रीजनिंग कराती हूँ। पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है रीजनिंग का वो टॉपिक वाइज कवर करा रही हूं 12 बजे। तो आप लोगों को डेली बेसिस पे 12 बजे मेरी क्लास में आना है 12 PM पर। उससे पहले 9 बजे होती है मैथ्स की क्लास,
10 बजे होती है जीएस की क्लास, 11 बजे आपका खाली है और 12 बजे होती है हमारी मैथ रीजनिंग की क्लास। तो इस क्लासेस को आप जरूर देखें अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो। कॉन्सेप्ट्स ट्रिक्स कंप्लीट करनी है, उनके लिए लॉन्च किया है हम लोगों ने ये क्रांति बैच। ये क्रांति बैच जो कि ऑलरेडी इतने मिनिमम कॉस्ट का था 499, इस पर भी आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको कैसे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आइए देख लेते हैं। रेलवे ग्रुप डी का ये क्रांति बैच जिसमें हम आपको बेसिक से लेके सारे लाइव क्लासेस के थ्रू आपका पूरा रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस कवर करा रहे हैं। लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी हमेशा, जब तक आपकी बैच की वैलिडिटी है तब तक। लाइव क्लासेस में हम जो भी पढ़ाएंगे उसके इंग्लिश हिंदी दोनों में क्लास नोट्स देंगे। साथ ही साथ कभी भी लाइव क्लासेस अगर आपकी मिस होती हैं तो आप उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आप लोग को लाइव क्लास मिल रही है इस बैच में। दूसरी खास बात आपको जो इस बैच में मिल रही है वो है, पहली बार हम लोग बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा लिए, बिना एक भी पेनी आपके से खर्चा कराए, प्री रिकॉर्डेड बैच यानी कि वीओडी बैच हम इसी में इंक्लूड करके आपको दे रहे हैं। आपको एक प्री रिकॉर्डेड बैच भी इसमें मिल रहा है। तीसरी चीज, बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा लिए आपसे हम आपको 250 से अधिक चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं इस बैच में, इस बैच के अंदर, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, यानी कि टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस एक बैच के अंदर। ये सब कुछ हम पहले दे रहे थे 499 में, लेकिन अगर आप लैब 312 कूपन कोड का यूज करते हैं, अगर आप लैब 312 कूपन कोड का यूज करते हैं तो होली महोत्सव में आपको यही बैच पड़ेगा 449 का, जिसमें आपको 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज जो इस कूपन कोड का यूज करने पर मिल रही है वो है 5000 से अधिक क्वेश्चंस की एक फ्री ई बुक। 5000 से अधिक क्वेश्चंस की एक फ्री ई बुक जिसमें आपका जीएस, करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस सब कुछ कवर होगा, जिससे कि सिर्फ उस किताब को पढ़ के भी, सिर्फ उस ई बुक को पढ़ के भी, वन लाइनर है उस ई बुक में, सिर्फ उस ई बुक को पढ़ के भी आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये भी हम आपको दे रहे हैं फ्री में, वो भी एक बहुत ही मिनिमम कॉस्ट 449 रुपीज में। और इतना ही नहीं, इस बैच की वैलिडिटी जो कि 1 साल होती है सारे बैचेस की, इस बैच की वैलिडिटी बढ़ा के कर दी गई है 3 साल। तो आप लोगों को सिर्फ ये कूपन कोड यूज करने पर ये सारी चीजें मिल जानी है। तो इस कूपन कोड का यूज करके ये सारे बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी के सारे स्टूडेंट्स। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर लॉन्च किए हैं लैब के होली महोत्सव में। आप देख सकते हैं एसएससी एग्जाम का कंप्लीट बैच पड़ रहा है 1599 का, जो कि पहले था 7000 का। एसएससी का कंप्लीट सीजीएल फाउंडेशन पड़ रहा है 1399 का। एसएससी का कंप्लीट फेस पड़ रहा है 1399 का। इसके साथ ही साथ आप लोगों का एनटीपीसी का बैच, जितने स्टूडेंट्स एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनका बैच पड़ रहा है 799 का। एवरीथिंग बाय यूजिंग द कोड लैब 312। इसके साथ ही साथ जो हमारे महापैक के यूजर्स हैं, जो महापैक चाहते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा प्यार जिस पे बरसाया गया है, जिस महापैक पे, वो है हमारा 7+7 मंथ्स महापैक विद प्रिंटेड बुक्स। इस बैच की ओरिजिनल कॉस्ट से बहुत कम जाके ये बैच हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 3599 रुपए में। बहुत अच्छा बैच है, 20,000 रुपए की ओरिजिनल कॉस्ट है, जो आपको मिल रहा है सिर्फ 3600 रुपए में। एवरीथिंग बाय यूजिंग द कोड लैब 312। तो इसको आप जरूर चेक कर सकते हैं। होली महोत्सव जो है, इसका ऑफर्स बहुत ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं, मैक्सिमम 2 से 3 दिन चलने वाली है ये डील। तो इसको आप लोग तुरंत परचेज कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड मिलते हैं हम फिर से एक बार एक और बहुत बेहतरीन वीडियो के संग। कैसी लगी आपको ये ट्रिक्स जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। एंड आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो और इस तरीके के और खूब ढेर सारे वीडियोस चाहिए तो उसके लिए हमारे चैनल एसएससी लैब को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।